तो चलिए एक ऐसा वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं जो कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को फुल टाइम वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स गेन करने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे और क्या होगा उसका सही उत्तर। यहां पर मैं सभी प्रश्न का उत्तर आपको रटाऊंगा नहीं या फिर आपको होमवर्क के तौर पर नहीं दूंगा, समझाने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लेंदी लगेगा, कठिन लगेगा, उसको आसान भाषा में एएस के द्वारा यहां पर समझा दिया जाएगा। देखिए, जैसे मैं ओपन करता हूं बुक को तो पहले नजर में हमारे सामने तो ब्लूप्रिंट अवेलेबल है और आपको पता है ना कि हमारा क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट डिजाइन हो रहा है, इसलिए ब्लूप्रिंट को हमें ध्यान रखते हुए पढ़ाई करनी है ताकि हम सभी चैप्टर से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं एक चीज कंफर्म कर देता हूं, इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालता है वहां से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आज कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का पेपर था और बहुत सारे बच्चों ने पूरा पेपर फाड़ के रख दिया, क्योंकि मेरे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिला है। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि अगर आप मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपको कहीं ये नहीं मांगना पड़ेगा कि सर रियल पेपर दे दो, आपको कहीं ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सर प्लीज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे दो ना, कुछ वर्ड ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर मैं एक एक चीज कवर कर दूंगा। देखो, ऑलरेडी पार्ट नंबर फर्स्ट इसका अपलोड है जिसमें मैंने 1, 2 और 3 इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर किया हूं। अब ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने जा रहा है जिसमें कवर करेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यहां से टोटल 7 नंबर का आएगा, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन, 4 नंबर के 1 क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर से हमें बड़े प्रश्न पर ज्यादा फोकस करना है। वो 4 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए हम पेज को ओपन करके और वहीं पर डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं ओपन करता हूं, चैप्टर के फ्रंट एंड में यहीं पे लिखा है अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। एक आसान भाषा में बात करूं तो एक प्रश्न आएगा और वो भी आएगा यूएनओ से संबंधित, बस इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना तो यूएनओ से हट करके प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अब यूएनओ में हमें पढ़ना क्या क्या है, केवल आपको एक चीज करना है, यूएनओ में क्या क्या करना है इसको जरा सुन लो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यूएनओ के स्थापना का हुआ पहला बिंदु। दूसरा बिंदु आपको ये देखना है यूएनओ के कितने अंग हैं। ठीक है, यूएनओ के 6 अंग हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कौन कौन सा, यदि आपको याद है तो मेरे साथ आप बोलना। ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 अंग हैं आपके यूएनओ के। ठीक, अब यूएनओ का गठन क्यों किया गया, उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य आपको 4 पढ़ के जाने हैं। इसके बाद जो आपका सुरक्षा परिषद होता है ना, उसके कार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सा कार्य करता है सुरक्षा परिषद, ये चीज आपको पढ़ के जाना है। एक आसान भाषा में मैं बात करूं, यूएनओ के जितने भी 6 अंग हैं, 6 के 6 अंगों का डिस्क्राइब पढ़ लेना, डेफिनेटली 4 नंबर का प्रश्न यहां से तुम कर जाओगे। समझ गए? चलो, तो सबसे पहले हम क्रम से पहले क्वेश्चंस को टिक कराते हैं। ये रहा हमारा 5वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ। यूएनओ के अंग तथा उसके किसी एक अंग का वर्णन करो। यूएनओ के 6 अंग हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो इन सभी का नाम लिख करके किसी एक का वर्णन करना है। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है सुरक्षा परिषद। देखो भाई साहब, मैं थोड़ी यूएनओ के बारे में आपको कहानी बता देता हूं था क्यों बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ को। नाम से स्पष्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कई सारे देशों ने मिलकर के यूएनओ का गठन किया। तो रीजन क्या क्या था, देखो, विश्व में जितने भी मनुष्य हैं सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए, उनका कोई हानि ना कर पाए या फिर उनका कोई दुराचार ना कर पाए, इसलिए भी यूएनओ का गठन किया गया। इसके बाद सभी देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएनओ का गठन किया गया। सभी देश में आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आपको पता है यूएनओ पैसा वगैरह उधार देता है ताकि कोई देश आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, इसके लिए भी यूएनओ गठन किया गया। और पूरे देश का जो न्यायालय होता है ना, उसका कार्य भी यूएनओ ही करता है। मतलब 2 देश का लड़ाई हो गया तो लड़ाई को निपटवाए कौन, कौन किसका सुने, तो यूएनओ में चले जाओ, वहां पर तुम्हारी मुद्दा सुनी जाएगी, भाई साहब तुमने ये किया, तुमने ये किया, फिर सभी देश वोटिंग करेंगे, जिसकी ज्यादा वोटिंग रहेगी वो जीत जाएगा। ऐसा चलता है यूएनओ में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और ये देखते हैं कि यूएनओ तो ठीक है बना सर, लेकिन यूएनओ को बनाने के लिए किस किस देश का योगदान था। मैं आपको बता देता हूं, जब यूएनओ का गठन किया गया तो 1945 के टाइम पे जो बड़े देश थे, जो विकसित देश जिनका पैसे थे, उन्होंने मिलकर के यूएनओ को बनाया और अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया।
जिसे हम अस्थायी सदस्य के रूप में जानते हैं। वो देश कौन कौन से? वो 5 देश हैं। सबसे पहले उस टाइम पे पैसा था यूएसए के पास, अमेरिका। दूसरा पैसा था ग्रेट ब्रिटेन के पास, जिसे आप इंग्लैंड या लंदन भी कहते हो, तो दूसरा हमारा इंग्लैंड हो गया। तीसरा उस टाइम पे पैसा था फ्रांस के पास, जैसे कि यूएसएसआर था ना जिसमें 15 देश थे, फिर ब्रिटेन हुआ, तो तीसरा हमारा फ्रांस हो गया। चौथा आपका रसिया और पांचवा आपका चाइना हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना से पहले हिंदुस्तान को ऑफर किया गया था कि हम यूएनओ का गठन कर रहे हैं, आप इतने परसेंटेज हमको चंदा दीजिए, आपको हम अस्थायी सदस्य बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास पैसा ना होने कारण हम ये ऑफर ठुकरा दिए और चाइना को चला गया। अगर आज हम यूएनओ को अस्थायी सदस्य होते तो हमारा पावर भी कुछ अलग ही होता। ठीक है, अच्छा पैसा क्यों नहीं था? आपको पता है ना कि 1947 में देश आजाद हुआ यार, अंग्रेज वैसे लूट लट के ले गए थे, ये लूट लट ले गए तभी जाके यूएनओ बना दिए, है ना, ग्रेट ब्रिटेन। तो समझ रहे हो मसला ये था। तो हमको भी ऑफर किया गया था कि आप इतने परसेंटेज दो। हमने चाइना को ऑफर किया भाई कि भाई चाइना तू बन जा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो चाइना ने बन गया। ठीक, तो समझ गए। तो यूएनओ में वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य हैं और पूरे बड़े देश हैं जिनका पैसा पहले होता था। लेकिन इसके साथ साथ 10 अस्थायी भी रहते हैं जो हर 2 साल के लिए चयन किया जाता है। 2 साल मतलब कैसे? उनका कार्यकाल 2 साल रहता है, जैसे अभी हिंदुस्तान भी अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यरत है। और आपको बता देता हूं, अगर यूएनओ के 5 सदस्य ने जिस देश को बोल दिया कि इस देश को अटैक करना है 5 के 5 और वो देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी संगठन है और इस संगठन का सभी लोग बात मानते हैं, सभी लोग आदर करते हैं और इसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। एक मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। जो हमारा वो मसला हुआ था ना, हमने 370 हटाया था धारा जम्मू कश्मीर से, तो पाकिस्तान वाले कहाँ गए थे? यूएनओ गए थे। यूएनओ गए पाकिस्तान वाले और बोले कि हिंदुस्तान अपने देश में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दिया। तो हम लोग भी पहुंचे, हमने सिंपल सा बोला कि हम अपने देश के अंदर कुछ भी करें, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम नहीं बोल सकते हो। भाई वेरी सिंपल है, जैसे तुम्हारा घर है, तुम अपने घर में जो करो ना, हम थोड़ा ना बोलने वाले होते हैं। लेकिन अगर कहीं मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ और आप पढ़ने आ रहे हो, अगर वहां तुम उदंडता करोगे तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा। तो भारत देश ने स्पष्ट रूप से बोल दिया ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई भी देश दखलंदाजी ना करे। बस पाकिस्तान का मुंह शांत, और चाइना उसके सपोर्ट में था, उसके फेवर में था कि हाँ चल तू बोल, मैं सपोर्ट करूंगा। क्योंकि चाइना को वीटो पावर पर शक्ति है ना, वीटो शक्ति है, मतलब एक अस्थायी सदस्य है, इसे वीटो शक्ति भी कहते हैं। सब वर्ड सुने हुए कभी वीटो, तो इसे वीटो कहते हैं। देखो लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया, 4 मिनट का लगभग मैं समझा दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में क्लिक किया होगा। यदि बाकी ऐसा हुआ है सचमुच तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ सर मुझे यूएनओ तो समझ में आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे? तो सबसे पहले आपको सुरक्षा परिषद को थोड़ी डिटेलिंग कर लेना, इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और इसके बाद न्यास परिषद। ठीक, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, 6 के 6 बिंदु को यहाँ से मत पढ़ना, यहाँ इस किताब को मैं भरोसा करता नहीं हूँ। ठीक है, अब कुछ समस्या है जिस कारण मुझे इस किताब से वीडियो शूट करना पड़ रहा है, नहीं मैं तो इसको कभी ना उठाऊं। ठीक, रीजन ये है कि जहां पर मैं हूं वहां पर मेरे पास परीक्षा बोध वगैरह अवेलेबल नहीं है। यही है छोटा सा जो मुझे यहाँ पर खरीदने से मिल गया, तो मैं वीडियो शूट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज अच्छे से कर लेना। आगे देख लेते हैं सुरक्षा परिषद कार्य कौन से होते हैं, कार्य देख लेना। और अगर आप डिटेलिंग कर लोगे ना, एक बार इन सबको अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 नंबर तो आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं 6वां नंबर, निशस्त्रीकरण की असफलता के कोई 4 कारण बताओ। ये चीज भी आपको देखना है। न्यास परिषद के प्रमुख कार्य, देखो पूरी वही क्वेश्चन है भाई, जो मैं बोला पूरी वही क्वेश्चन है। न्यास परिषद के बारे में पूछा गया, खत्म। मतलब इस चैप्टर से केवल यूएनओ को आप यदि अच्छे से कर गए तो तीर मार गए भाई। आगे देखते हैं अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो यहाँ से कितने नंबर का पूछा आएगा? यहाँ से 5 नंबर का आएगा, 1 नंबर के 3 प्रश्न, 2 नंबर के 1 प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न, छुटवैया नेता होते ना वैसे छोटे क्वेश्चन को आपको रेडी करना है। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ से पहले नंबर पे आपको आतंकवाद अच्छे से देखना है कि आतंकवाद होता क्या है। जैसे पाकिस्तान वाले आते हैं ना, आतंकवादी संगठन बना करके फिर हमारे अटैक करते हैं, मारते होते हैं। ठीक है, फिर हम भी पकड़ लेते हैं तो हम भी अच्छे उनको लथेड़ मारते हैं, वही आतंकवाद आपको देखना है। ठीक, नेक्स्ट आप इन सभी को देख लेना एक बार, बाकी ये कभी पूछते नहीं यार, देखो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं पढ़ने से। आगे देख लेते हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार मनाया जाता है और मानवाधिकार मनाने में भी यूएनओ को बहुत बड़ा योगदान है। अब देखो इतना समय नहीं कि मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, नहीं तो डेफिनेटली ऐसे पढ़ा देता आपको पॉलिटिकल साइंस कि आपको रटना नहीं पड़ता, एक चीज कवर होता। ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि, इसे आप अच्छे से कर लेना प्लीज। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ, एक बार इसे देख लेना, 18 नंबर साल्टा सेकंड किसे कहते हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं निशस्त्रीकरण, जैसे कि आपने पहले देखा कि यहाँ पर था ना निशस्त्रीकरण, ये याद है, तो बस एक बार और कवर करना है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, बाकी कोई प्रश्न नहीं आ रहा।
आगे देख लेते हैं अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। यहां से कौन कौन से आ रहे हैं इसको भी कवर करते हैं। यहाँ टोटल 6 नंबर का आएगा, 1 नंबर की 4 प्रश्न, 2 नंबर के 1 प्रश्न। मतलब यहाँ समझ रहे हो कि आपको ओटी मतलब एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है अकॉर्डिंग टू 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक। वहीं झंडे गाड़ पाओगे। और एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने के लिए इसके आपको फ्री में दे रहा है टेस्ट सीरीज, ज्वाइन करो ना, दिक्कत क्या है। इतना कोई नहीं करता, आप भी देखे होगे कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप भी मुझे पता है डेफिनेटली कि कोई भी बंदा एक चैनल पर भरोसा करता ही नहीं है, ठीक है। आप खुद सर्च करते होगे कि रियल क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान संपूर्ण उत्तर, जो भी जैसा लिखते हो, ठीक। तो कई सारे चैनल्स आते होंगे, तो आप उन सबका वीडियोस देखते होगे, लेकिन ये मैं दावा ठोक के कहता हूं कि डेफिनेटली उनसे अलग ही कंटेंट आपको एएसके मिलता होगा, ठीक। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल इसे अच्छे से कर लेना, 100% मार्किंग होगा आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं इसे अच्छे से पढ़ लेना, वैश्विक ताप वृद्धि हिंदी में से बोलते हैं, ठीक है। भूजल संकट मतलब जो पानी, पृथ्वी पानी खत्म हो रहा है ना, संकट उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, जलवायु परिवर्तन और ताप वृद्धि से क्या क्या तात्पर्य है, क्या होता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में देखना है, और ताप वृद्धि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ठीक है। एजेंडा 21 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे स्किप मत करना। आप चाहो तो छोड़ दो जलवायु परिवर्तन, लेकिन एजेंडा 21 को स्किप मत करना, देख लेना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक। बाकी आपको ग्लोबल वार्मिंग आपको मैं पहले बता दिया हूं, वैश्विक ताप वृद्धि हिंदी बोलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन क्या है इसे देख लेना, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन हमारे पृथ्वी को सुरक्षित ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए इन सब के लिए कार्य करती है पृथ्वी सम्मेलन। और 1992 में पहला रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है तो 1992 में हुआ था ना। यदि कंफर्म है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि हाँ सर सही बोल रहे हो। यदि मुझे डाउट है, फिर मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ ना, मेरे कहने वाला भी ये है आसान भाषा में, ठीक, कि 1992 में हुआ था, लेकिन आई थिंक 1992 में हुआ था रियो सम्मेलन। चलो आगे देख लेते हैं, अध्याय 9 से वैश्वीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहां से बनेगा कि वैश्वीकरण की नीति कब बनाई गई थी, तो 3 चीज याद रखना, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण का मॉडल 1991 में आया था। और जब से ये मॉडल आया हमारा देश विकास करने लगा। उस टाइम पे भारत देश के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, ठीक। मैं क्लियर नहीं हूं, आई थिंक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हाँ यही थे शायद, ठीक है, शायद लग रहा है, मतलब नहीं, मनमोहन सिंह साहब तो प्रधानमंत्री बने ही इधर 2011 बने हैं, सॉरी 2004 से लेकर के 2014 तक रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह साहब थे गुड इकोनॉमिस्ट, मतलब वित्त मंत्री थे, और उन्हीं के कार्यकाल में एलपीजी मॉडल आया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसी टाइम से हमारा देश ग्रोथ करने लगा। अच्छा, ये मॉडल क्या होता है इसको जरा सुन लो। हमने ऑफर किया सभी देश को कि अब तुम हमारे देश में आकर के व्यापार कर सकते हो, हम तुमसे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। और जैसे हमने ये चीज खोल दिया तो कई सारे विश्व के जो बड़े बड़े होते हैं ना बिजनेसमैन वगैरह, वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने लगे, यहीं पर वस्तुएं बनाने लगे और बेचने लगे। तो यहाँ पर सामान सस्ते और सबको रोजगार मिला। और यही काम मोदी जी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हाँ महंगाई थोड़ी बढ़ रही है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। और मोदी के मॉडल ऐसे ही कुछ चल रहा है जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब सोचते थे। वैसे आपको बता देता हूँ, देखो पार्टी पॉलिटिक्स यदि आप मतलब नहीं रखते हो ना, तो यदि इंडिया की गुड इकोनॉमिस्ट की बात करूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हैं। और उनके मामले में अभी तक हिंदुस्तान में कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं लिया है जो इकोनॉमिक मामले में बता सके। वो इतना तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी वर्तमान इकोनॉमी कितनी है और आने वाले 4 साल की या फिर 3 महीने की इकोनॉमी क्या होने वाली है, कितना डाउन होगा कितना अप होगा, इतना तो प्रेडिक्ट कर देंगे। एंड 100% सही भी होता है, उन्होंने करके दिखाया भी। लेकिन वो बोलते कम है, कभी आप देखे हो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को, नहीं देखे तो जैसे वीडियो इंडो तो गूगल करना, उनको देखना, वो बोलते नहीं है। क्योंकि उनको इंटरव्यू सुनना, बहुत गंभीर स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं इकोनॉमिक मामले, मतलब गुड इकोनॉमिस्ट हैं वो, ठीक है। चलो जी, वैश्वीकरण का देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का आएगा। सबसे पहले वैश्वीकरण होता क्या है, ठीक, इसे देख लेना। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, आर्थिक उदारीकरण। यहाँ तीनों चीज अच्छे से कवर कर लेना, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, डेफिनेटली एक आएगा। अब पता नहीं कौन सा आएगा लेकिन एक आएगा, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से मैंने टिक करा दिया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ से वैश्वीकरण की 4 विशेषताएं, इसे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आर्थिक उदारीकरण क्या होता है, इसके 4 उद्देश्य, बस इतना आपको कवर करना है इस वीडियो से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और एसके में पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो हमारा पार्ट नंबर 3 होगा। ये है वीडियो को एंड, सो गॉड ब्लेस यू ऑल।